पवित्र अक्सर देखा जाता है जब भी इंसान फाइनेंशियल प्लानिंग की सोचता है तो कहीं ना कहीं वो करते हुए ना कुछ मिस्टेक्स अक्सर उनसे होती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो अमूमन लोग कर देते हैं और उन्हें बचना चाहिए उस गलती से। देखिए मतलब सबसे बड़ी गलती जो मैं समझता हूँ वो तो है भेड़-चाल फ़ॉलो करना। अच्छा। अ, भेड़-चाल कैसे? आपने एक प्लान बनाया अपनी लाइफ का, हम्म। आपने एक फाइनेंशियल प्लानिंग करी, आपने सोचा कि मैं 10, 20, 30 साल बाद हम्म। के लिए आज से ही प्लानिंग कर रहा हूँ। मैंने ये 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में डिप्लॉय किया हुआ है पैसा हम्म। और अब इसमें मैं एसआईपी के तौर पे या एनुअली के तौर पे अगर गारंटीड है तो मैं इन्वेस्ट करता जाऊँगा और 10, 20, 30 साल बाद मेरे पास एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। हम्म। सबसे बड़ी गलती जो हम ये करते हैं कि हम अपने ही डिसीजन को सेकंड गेस करने लग जाते हैं। ओके। वो तब होता है जब कहीं ना कहीं या तो मार्केट का में कोई डाउनफॉल दिखने लग जाता है हमको, तो हमें लगता है "हाय, हमसे गलती हो गई"। अच्छा। दूसरा वो डिसीजन हम सेकंड गेस करने लग जाते हैं जब आसपास का शोर या नॉइज़ हमको इन्फ्लुएंस करने लग जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपने जो डिसीजन लिया है उसको ट्रस्ट कीजिए। अगर हाँ। आपने उसमें रिसर्च करी है, समझ के लिया है, एडवाइजर की सोच सलाह समझ ली है। के लिया है, खुद से आपने पढ़ा है, समझा है और जो डिसीजन आपने लिया है वो ठीक लिया है अगर आपको लगता है, तो उस पे स्टिक करिए। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं टाइम इन द मार्केट, हम्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन्हीं वजह से ही आपका कॉर्पस ग्रो होता है। अगर आप अपने डिसीजन से पीछे हट जाएंगे, हम्म। आप 2 साल 3 साल 4 साल बाद बोलेंगे कि मैं अपना एसआईपी अब रोक देता हूँ या मैं पैसा निकाल लेता हूँ, तो जो बेनिफिट अभी तक आपको आया है उसी बेनिफिट के ऊपर आपको आगे का बेनिफिट आना था, आप वो सारा छोड़ देंगे। हम्म। अम, दूसरा भेड़ चाल का इम्पैक्ट क्या होता है? हम्म। अम, सब लोग बोल रहे थे गोल्ड सिल्वर गोल्ड सिल्वर, बहुत लोगों ने पैसे भी कमाए ऑब्वियसली, प्राइसेस वेंट अप लाइक एनीथिंग। हम्म। लेकिन जब तक वो नॉइज़ मुझ तक पहुंची, मैं एक हम्म। इन्वेस्टर हूँ, जब तक वो नॉइज़ मुझ तक पहुंची मैंने सोचा अरे सब लोगों ने बहुत पैसे कमा लिए, मैं भी डाल लेता हूँ। हम्म। अब मैंने जब डाले उसके अगले हफ्ते ही रेट क्रैश हो गए। हम्म। अब मैं क्या करूँ? अब तो मेरा, मैंने उसमें कई लाख डाल दिया, अब वो 20, 30, 40% डाउन हो गया है। अब मैं क्या करूँ? अब मैं हम्म। फंस गया। तो इस टाइप के डिसीजंस, क्रिप्टो करेंसी, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल है, अगर आपके बेसिक्स के बाहर आपके पास कॉर्पस है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। क्रिप्टो में भी अगर आप देखेंगे, बिटकॉइन देखेंगे या जो भी टॉप के क्रिप्टो रहते हैं आज की डेट में, वो भी आई थिंक एक साल में डबल डिजिट डाउन है, 20, 25, 30% डाउन है। हाँ। और यही इसी साल वो 20, 30, 40% अब भी थे। हम्म। तो जितना वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट होता है उतना ही रिस्की होता है वो। हम्म। लॉन्ग टर्म में हाँ शायद ये सारी चीज़ें प्ले आउट कर जाती हैं। तो अगर आपने एक मार्केट बेस्ड डिसीजन लिया है उस पर स्टिक करिए, हम्म। भेड़ चाल की ज़्यादा मत सुनिए। हाँ, अगर सुन रहे हैं तो उस पर रिसर्च करिए, रिसर्च करके फिर इम्प्लीमेंट करिए। अगर आपको कमोडिटी में इन्वेस्ट करना ही है हम्म। तो आप एसआईपी के रूप में करिए। हाँ। आप उसको लॉन्ग टर्म के एंगल से देखिए और लॉन्ग टर्म के एंगल से इन्वेस्ट करिए। हम्म। ऐसे मत करिए कि मैंने सुना और एक्सपेक्ट किया कि एक महीने में पैसा डबल। ऐसी स्कीम्स सुनने में अच्छी लगती हैं लेकिन रियलिटी में बहुत कम लोगों को लक की वजह से ये मिल पाता है। रिटेल इन्वेस्टर्स का लक ज़्यादा चलता है रादर दैन रिसर्च। हम्म। दूसरी गलती जो मैं ओवरऑल सोचूंगा लोग करते हैं वो ये करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अम, हमें क्या लगता है कि हम अपना रिवॉर्ड मैक्सिमाइज़ कर दें, अपना रिटर्न को मैक्सिमाइज़ कर दें, हम्म। तो मैं सारा का सारा पैसा अपना मार्केट में लगाना शुरू कर देता हूँ। लॉन्ग टर्म में शायद वो काम कर जाए, हम्म। शायद वो आपको बीच में हिट भी दे दे थोड़ा सा, लेकिन होता क्या है कि सबके पास ये समझ तो है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखना है, लेकिन ये विल पावर शायद नहीं होती कि जब मार्केट 20, 25, 30% का एक डाउनफॉल लेगी तो मैं स्टे इन्वेस्टेड वाली जो फिलॉसफी है उस पे मैं रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा। उस टाइम पे फिर आप मार्केट से पीछे हटने लग जाते हैं और एक लॉस के साइकिल में घुस जाते हैं। हाँ। यहीं पे अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा और आपके पास मार्केट एक्सपोजर रहेगा अपनी एज के हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, वो आपको खुद समझना है। हम्म। देयर आर
एडवाइज़र्स, इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत रिसर्च है, आप समझ सकते हैं, लेकिन वो सबका थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। तो आप अपनी रिस्क प्रोफाइल, अपने एज के हिसाब से आप अपना एक बैलेंस बनाइए। अगर आपने मार्केट में डिप्लॉय किया है और आपने गारंटीड प्लान्स में डिप्लॉय किया है, तो आपके पास हमेशा एक सेफ्टी नेट रहता है। आपका मेंटल पीस हमेशा ज़्यादा रहता है मार्केट के डाउनफॉल के साइकिल में, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास एक बफर तो है ही, एक गारंटीड कंपोनेंट है मेरे पास, एंड हेंस आप मार्केट में और लंबे के लिए टिकने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस रहता है। तो ये एक दूसरी गलती है जो लोग करते हैं। तीसरी गलती जो मुझे रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि हम बहुत कस्टमर्स से बात करते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग मिलती है, शायद हमारे देश में लोग रिटायरमेंट को उस अहमियत से अभी प्लान नहीं कर रहे हैं जिस अहमियत से उन्हें करना चाहिए। 55, 60, 65 जब भी आप रिटायर होना चाहें, अगर आप मिलेनियल हैं या जेनजी हैं तो आप फायर के कॉन्सेप्ट के पीछे जाना चाहते हैं शायद आज की डेट में, तो अगर उस कॉन्सेप्ट के पीछे जाना चाहते हैं तो फिर तो आप 45, 40s, 50s में ही रिटायर होना चाहते हैं। जब भी आप रिटायर होना चाहते हैं, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है दैट रिटायरमेंट के बाद सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है। आपका अगर आज 50,000 में पूरा महीना चल जाता है, खर्चे वर्चे सब, अगर आपकी अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं और आप 50,000 आपके खर्चे हैं, तो रिटायरमेंट के बाद शायद 1.5-2 लाख भी आपको कम पड़ेंगे शायद। बिल्कुल। इन्फ्लेशन तो है ही है, बट सिर्फ इन्फ्लेशन के नंबर पे जाना गलत होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो बेयर कमोडिटीज़ के बेसिस पे एक नंबर क्रिएट किया जाता है। आपका लाइफस्टाइल आप चाहेंगे इम्प्रूव भी हो अगले 10, 15, 20 साल में, तो आज अगर आप 200 रुपये की एक मील करते हैं, आप चाहेंगे कि मैं 500 रुपये की मील करूं, मैं फैंसी चीज़ें खाना शुरू करूं, हेल्दी चीज़ें खाना शुरू करूं, तो आपका लाइफस्टाइल बढ़ना चाहेगा, आप चाहेंगे आपका लाइफस्टाइल बढ़े। आप आज की डेट में गाड़ी चलाते हैं, उस गाड़ी पे जो पेट्रोल लगता है या डीजल लगता है उसका प्राइस एक स्पीड से बढ़ रहा है। हेल्थ केयर के खर्चे बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। तो हेल्थ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, बट हेल्थ केयर के जो खर्चे हैं, एक सर्जरी जो 10-15 हज़ार में हो जाती थी शायद वो लाखों में जा रही है, कल को वो 2-3 लाख में चली जाएगी। तो जब आप रिटायर होएंगे उस टाइम पे आपके जो खर्चे होंगे वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होंगे इन्फ्लेशन रेट से भी। तो ये प्लान करना आज से ही बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये तीसरी बड़ी गलती है जो मुझे लगता है लोग करते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड तरीके से शायद इंडिया में हम नहीं कर रहे हैं, और रिटायरमेंट के दो मेन पहलू हैं। वन इज़ समथिंग लाइक पेंशन, जहाँ पे आपको एक इनकम स्ट्रीम क्रिएट हो जाए, रेगुलर इनकम स्ट्रीम आपके लिए क्रिएट हो जाए जब आप रिटायर हों, जिससे आपके रोज़मर्रा के खर्चे चलते रहें। वो खर्चे अगर जैसे मैं बता रहा था आज 50 हैं तो कल को 1.5-2 लाख हो जाएंगे, तो वो खर्चे मेंटेन सस्टेन करने के लिए आपको एक इनकम चाहिए होगी या पेंशन चाहिए होगी। दूसरा कंपोनेंट रिटायरमेंट का जो रहता है वो ये रहता है कि आपके पास एक पूल ऑफ फंड्स होना चाहिए हमेशा, जो आप इमरजेंसी में यूज़ कर पाएँ या किसी और सिचुएशन में यूज़ कर पाएँ। आप चाहेंगे कि आप ट्रैवल भी करें, तो आपकी जो इनकम या पेंशन क्रिएट हो रही है उससे तो आपके डेली के खर्चे चलेंगे, बट आप जब साल में एक बार आप यूरोप जाना चाहते हैं या गोवा जाना चाहते हैं या कहीं भी जाना चाहते हैं तो उसका एक खर्चा आएगा। आपकी हेल्थ के खर्चे आपको मेंटेन करके रखने हैं। आप जब रिटायर होएंगे शायद आपके पेरेंट्स हों उस टाइम पे, ऑब्वियसली हम चाहेंगे आपके पेरेंट्स भी हों, वो एक्सट्रीम ओल्ड एज में होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी आप पे आएगी। तो ये सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए रिटायरमेंट प्लानिंग आई थिंक इज़ अ बिग गैप आज की डेट में। तो ये कुछ गलतियां हैं जो मुझे लग रहा है हम लोग कर रहे हैं, भेड़ चाल पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अपने डिसीजन से चूक जाते हैं, डाइवर्सिफिकेशन शायद हम अच्छे से नहीं करते, और अपनी खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग हम नहीं कर रहे हैं। ये 3 चीज़ों पे फोकस हमें करना चाहिए। जिस तरीके से आपने मार्केट की चाल को लेके बताया कि अक्सर लोग ना रिस्क तो ले लेते हैं कहीं ना कहीं रिवॉर्ड के चक्कर में, लेकिन फंस भी जाते हैं हाँ वो। जी, हाँ जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक अच्छा कॉर्पस तैयार करने के लिए क्या सिर्फ लॉन्ग टर्म की तरफ ही जाना चाहिए या फिर शॉर्ट या मिड से भी एक अच्छा कॉर्पस तैयार किया जा सकता है?
देखिए तैयार किया जा सकता है, नो डाउट, बट वो शायद आपके हाथ में ना हो। अगर मार्केट, देखिए इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है ग्लोबली, इंडिया की इकॉनमी इज ग्रोइंग अमंग्स द फास्टेस्ट। ये ऐसा क्यों हो रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में इंडिया amongst the developing countries or the growing economies or bigger economies of the world, India is one of the youngest economies in the country. लगभग 100 करोड़ 150 करोड़ में से लगभग 100 करोड़ यूथ है हमारे पास। हाँ, ये जो यूथ है ये कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है, जीडीपी को ग्रो कर रहा है, कंजम्पशन को ग्रो कर रहा है, इसीलिए इंडिया की इकोनॉमी ग्रो किए जा रही है। आप दुनिया में देखिए पिछले 1-1.5 साल में जो भी हुआ है, चाहे वो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हों, यूएस हो, ईरान हो, यूक्रेन हो, मल्टीपल चीज़ें हुई हैं, इंडिया की इकोनॉमी में इतना इम्पैक्ट नहीं आया। वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि इंडिया का जो इंजन है वो खुद से ही बहुत अच्छी तरीके से सेल्फ सस्टेनिंग है आज की डेट में। इसका ये मतलब है कि इंडिया की मार्केट्स अगले 5, 10, 15, 20, 30 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगी। इम्पॉर्टेंट है कि आप उस मार्केट में इन्वेस्टेड रहें, इंडिया की स्टोरी, इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी में इन्वेस्टेड रहें। आज की डेट में अगर आप प्लान कर रहे हैं 12%, 13%, 14, 15% का रिटर्न 10, 15, 20 साल के होराइजन में, हो सकता है आपको 20% मिल जाए, हो सकता है आपको 25 मिल जाए, हो सकता है आपको 12 ही मिले, बट आपने तो 12 के हिसाब से 20 साल का प्लान किया है। अगर आपको उससे बेटर मिल जाए रिटर्न तो क्या बुरा है। तो पॉइंट ये है कि शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में आपका कॉर्पस बनेगा, बट वो शायद आपकी वजह से ना बने। आपको बस एक चीज़ करनी है कि आप इन्वेस्टेड रहें, अपना प्लान में टिके रहें और सिलेक्शन थोड़ी अच्छी कर लें, रिसर्च कर लें किस टाइप के फंड्स, किस टाइप के सेक्टर्स, किस टाइप के प्रोडक्ट्स, किस टाइप की थीम्स में आपको इन्वेस्ट करना है। वहाँ से आपको एक अल्फा या डेल वो एक क्रिएट हो जाएगा एंड दैट विल हेल्प यू इन बीटिंग द मार्केट रिटर्न्स ऑल्सो। इसके अलावा बहुत सारे एसेट्स हैं, रियल एस्टेट से लेके हाँ, गोल्ड से लेके क्रिप्टो करेंसी, ये सब तो एसेट्स रहते ही हैं। जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो रियल एस्टेट भी ग्रो करती है, बट ये सारे एसेट्स एक सीरियस इन्वेस्टर के लिए मैं कहूँगा शायद सेकेंडरी होने चाहिए। प्राइमरी आपको हमेशा एक ग्रोइंग इकोनॉमी में अगर आप हो और आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको उस ग्रोइंग इकोनॉमी के बेनिफिट्स को कैपिटलाइज करने के लिए उसमें इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाहिए और बाकी सब एसेट्स में आपको एक बफर या सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट की तरह प्ले करना चाहिए। क्योंकि इंडिया की जो ग्रोइंग इकोनॉमी और मार्केट्स और ये वाली जो स्टोरी है, इस स्टोरी से आपको बहुत क्विक रिटर्न्स, अप्स एंड डाउन्स, एंट्री एग्जिट, ये सारी चीज़ें आप प्लान कर सकते हो। बाकी सब एसेट्स में कहीं ना कहीं आपका कॉर्पस फंस भी सकता है, रिस्क भी ज़्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। तो वो बिल्कुल। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आई थिंक आपको माइंड में रखने चाहिए।